अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 10 स्पेशल टॉस वीकेंड टकराव जीत का सच टेलीविजन पर बड़ा मैच हुआ और 170 प्लस स्कोर हो जाए, 178 हो जाए, 176 हो जाए, ये इतना मुश्किल लग नहीं रहा इन पिचेस पे। लेकिन पता नहीं क्या वजह है पेशावर ज़ल्मी की कि पेशावर ज़ल्मी से चेज़ नहीं हुआ। गुज़िश्ता मैच ईजी लग रहा था, एक टाइम पर पेशावर ज़ल्मी ने रिकवरी की जब उनको पावर प्ले में बहुत मार पड़ी, 60 रन बन गए, 7-8 ओवरों में 80 रन बन गए, तो मुझे लगा कि रिकवरी कर गई पेशावर ज़ल्मी और बड़े अच्छे तरीके से स्कोर को कंटेन करना शुरू कर दिया। फिर विकेट्स भी लेना शुरू कर दी। वुड थोड़े से एक्सपेंसिव ज़ाहिर हुए, थोड़ा सा कल अली रज़ा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन उसके बाद विकेट्स आना शुरू हो गई। इन विकेट्स के बीच में पेशावर ज़ल्मी करते कराते 141 को 178 तक ले गई। ये भी थोड़ा सा ज़्यादा टोटल था, पर इतना नहीं था कि इसको चेज़ ना किया जा सकता। उससे पहले मैच पर हम बात करें, वही मुल्तान सुल्तान, वही लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान शायद को बेहतर परफॉर्मेंस दे जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुल्तान सुल्तान एक बार फिर हार गई। लाहौर कलंदर ने बड़ा इजीली ज़बरदस्त चेज़ किया और बहुत अच्छे से खेले और जीत गए लाहौर कलंदर। यही हाल मुल्तान सुल्तान का है जो पेशावर ज़ल्मी का लग रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर भी कोई इससे अलग नहीं है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने कल बहरहाल बेहतर बॉलिंग की परफॉर्मेंस दी और बेहतर बॉलिंग की बुनियाद पर उन्होंने 178 के मैच को एक बड़ा मैच बनाकर बआसानी ये मैच जीत लिया। बआसानी इसलिए कहूँगा कि सिर्फ हुसैन तलत आखिर में थोड़ा सा स्ट्रगल करते दिखाई दिए, उनके अगेंस्ट थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, 39 रन के, पर ऐसे नहीं थे कि वो जीत के लिए काफ़ी हूँ। बाबर आजम, साइम अयूब, हारिस, ये सारे जो खेल रहे हैं और इनके फॉरनर प्लेयर्स, क्या रोल है किसी का। एक का तो वन ऑफ मैच है, एक मैच में ठीक तो दूसरे में फारिग, दूसरे में ठीक तो तीसरा नहीं खेला जा रहा। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा फुकदान है और ये हमारे बैटर्स के लिए है। फॉरेन प्लेयर्स पे मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा, उन्होंने अपने अपने मुल्कों के लिए खेलना है, पैसों के लिए खेलना है। इन लड़कों ने पाकिस्तान टीम में आने के लिए खेलना है, तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वसी ने हमें ज्वाइन किया है, मोहम्मद वसी शाह हमारे रेगुलर पैनल भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और ख़ुद भी डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं। साथ ही साथ डॉक्टर हफीज़ अमान, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा और इस प्रोग्राम के शानदार शान भी हैं डॉक्टर हफीज़ अमान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान भाई। वसी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आपने सर ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब कल का मैच पहले, फिर उसके बाद मुल्तान सुल्तान पे जाएंगे। यार ऐसा मैच नहीं था डॉक्टर साहब कि 178 चेज ना हो सकता है यार, पिच भी ऐसी नहीं थी और बॉलिंग बहुत अच्छी की मोहम्मद आमिर ने। बाबर वाली बात मैं अलग करूँगा कि बाबर को खुद अब सोचना पड़ेगा, बार बार 2 बार फेस किया है दोनों मैचेस में बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ने पेविलियन की राह दिखाई है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल क्या रहा? मुझे लगता था 145 146 तक शायद अच्छी बॉलिंग करना शुरू हो गई है पेशावर, 50 के बीच रिस्ट्रिक्ट करेगी, फिर वही 178 तक ले गए। अरसलान भाई, जो मुझे पेशावर का, अगर आपको याद हो, हम डे 1 से एक बात कर रहे थे, वो उस माइंडसेट से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकी और वो मुसलसल एक ही बीज बो रहे हैं और हर दफा को ये सोच रहे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि फसल कोई और आगे से उग के आ जाए, बरामद कुछ और हो जाए, जो कि ऑफ कोर्स नहीं होगा। एक ही तरह के, एक ही, अगर आप देखें सारे, मतलब अगर वो इन आउट करते भी हैं प्लेयर्स को, तो उनकी शफलिंग अगर आप देखें तो वो उसी तरह ही है मोर और लेस, कि बाबर ने ओपनर आना है, साजारा सामयूब तो हाँ ही ओपनर, वो वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं। भाई अगर आपने मैच जीतना है तो देन चेंज योरसेल्फ ना, थोड़ा सा तो चेंज कर लें। अब जब पूरी दुनिया कह के थक चुकी है कि मिचेल ओवन आपके पास जेन्युइन ओपनर है, तो आप उसको दूसरा तीसरा चौथा भी नहीं, 5वें 6वें 7वें नंबर पे जाके खिलाते हैं, तो उसका क्या मकसद हुआ? सिर्फ आप फॉर्मेलिटी है कि आपने 4 फॉरवर्ड्स खिला सकते हैं आप, चूंकि तो आप उसको खिला लेते हैं। अदरवाइज तो मेरे ख्याल शायद उसका खेलना ना खेलना मुझे तो बिल्कुल बराबर लग रहा है कि अगर आप उसको इतने हैफ्टी अमाउंट दे रहे हैं किसी भी फॉरेन प्लेयर को, तो उसको उठा के ऊपर डालें जहां उसकी जगह बनती है और वो जेन्युइन है। और बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा। अब मेरा ख्याल है कि इस पे जरा और खुल के बात होनी चाहिए। हम सारे मानते हैं कि बाबर अच्छा प्लेयर, हर दफा हमें ये डिस्क्लेमर पहले जारी करना पड़ता है कि बाबर बहुत अच्छा है, उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, उसकी शॉटें बड़ी है, उसकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी है, एलिगेंट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस ही मैटर करती है एट द एंड। आप जितनी मर्जी बुरी शॉटें खेल के 100 रन बनाए, 50 रन बनाए, वो मैटर करते हैं, रादर देन कि आप 10 रन 5 रन बना के टीम को प्रेशराइज करके चले जाएं, तो वो मैटर नहीं करता। तो बाबर की बतौर कप्तान बहुत सारे सवाल निशान है, बल्कि थिंक टैंक पर इंजी भाई, मोहम्मद अकरम, सारे बड़े बड़े नाम, डैरन सैमी, वहाँ पे कौन कौन सा नाम है जो नहीं बैठा हुआ, मुश्ताक अहमद, सारे वहां पर हैं, लेकिन फिर भी वो टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर रही? मुझे तो लगता है कि उनका भी माइंडसेट जो है ना, थोड़ा सा मुल्तान के साथ मिलता जुलता हो गया है
कि मुल्तान एटलीस्ट कोई कोशिश जरूर कर रही है कि कुछ ना कुछ बाहर आने की, शायद वो किसी गड्ढे में गिर गई है जहाँ से बाहर नहीं आ जा रहा, लेकिन पेशावर तो मुसलसल वो एक गड्ढे के ऊपर बैठ के खुद ही नीचे देख रही है कि हमने इसमें गिरना ही गिरना। सही बात है। अच्छा, वो अल्टीमेटली खुद ही गिरते हैं, किसी और को बहुत ज़्यादा मौका नहीं देते। वैसे कल का मैच मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मुश्किल मैच था जिसको इतना हवा बना लिया पेशावर ने। 178 यार कोई बहुत बड़ा टारगेट था, 180 भी नहीं था ना कि साइकोलॉजिकली हम कहेंगे यार चलो एक राउंड फिगर, भाई 2 रन कम थे, वो बाटा रेट पर था मैच, जीता जा सकता था, कोई बहुत मुश्किल नहीं था। सर सबसे पहले तो मैं ग्राउंड स्टाफ जो कज़ाफ़ी स्टेडियम का है उसको कूडोज़ है, मेरी तरफ से हैट्स ऑफ हैं, क्योंकि उन्होंने, मैंने पहले भी बात की थी कि पिचेस थकी होंगी, तो उन्होंने थोड़ा उसको पानी लगा के उसको घास उसके ऊपर छोड़ी है और उस वजह से इंटरेस्टिंग हो रहे हैं मैचेस, अच्छे रन्स बन रहे हैं। नहीं तो आपने कल देखा होगा आमिर की जो बॉल थी वो शॉर्ट पिच बॉल थी और वो विकेटों से ऊपर भी नहीं हुई, तो वेरिएबल बाउंस तो है। सबसे पहले तो ग्राउंड स्टाफ को क्रेडिट जाता है कि हमें जो 2-3 अच्छे मैचेस मिले हैं वो उनकी वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि हम बाबर आजम पे तनकीद करते हैं, बजा है क्योंकि वो रन्स नहीं कर पा रहे, लेकिन साइम अयूब को भी देखना पड़ेगा कि 69 रन्स हैं उनकी 6 इनिंग्स में, यानी उनके 70 रन्स भी अच्छा, नहीं मजे है। की बात है, एक में 50 है, उसके बाद स्कोर ही नहीं है, वही 50 उनका मैटर कर रहा है। और दूसरा, अगर हम ओपन हम बाबर को ही तनकीद का निशाना हमेशा बनाते हैं, तो बाबर आजम हमेशा एक, अगर वो वन डाउन पे भी आए तो साइम अयूब या बाबर दोनों ही अभी तक 6 इनिंग्स में 38 रन्स बनाए हैं ओपनिंग जोड़ी ने पेशावर ज़ल्मी की, तो वो तो मैटर ही नहीं करता कि आप एक नंबर नीचे खेलें या ऊपर खेलें, लेकिन मैटर ये करता है कि थिंक टैंक, जैसे हफीज़ अवान साहब ने बात की, कितना स्कोर बनाया ओपनिंग जोड़ी ने? 38 रन्स बनाए 6 इनिंग्स में। जी 6 इनिंग्स में। हाँ, क्योंकि कभी बाबर पहले आउट हो गए तो कभी वो। सर उनके ये रन्स हैं 3 रन्स पे पहली विकेट, 4 रन्स पे पहली विकेट, 3 रन्स पे पहली विकेट, 9 रन्स पे और 2 रन्स पे। 2 मिनट रुके वसी ये बात यहाँ पे, चूंकि ये इंपॉर्टेंस है डॉक्टर साहब, 38 रन 6 इनिंग्स में ओपनिंग जोड़ी। वसी बड़ी अच्छी चीज़, ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए स्टैट्स के साथ हमारे प्रोग्राम में हमेशा बात होती है, कभी साबिर तो अब वसी और आप लोग। डॉक्टर साहब ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है। सर वसी की बात से मैं टू सम एक्सटेंट इत्तेफाक जरूर करता हूँ, लेकिन देखिए मसला यह है कि क्रिटिसिज्म उसी पर होगा जिस पर बर्डन ज्यादा होगा, जिस पर ऑनेस्ट ज्यादा होगी, जिस पर जिम्मेदारी ज्यादा होगी, जो कैप्टन होगा, तो क्रिटिसिज्म तो होगा उस पर। अब ये सिर्फ मुबर्रा कर देना क्रिटिसिज्म से, ये कोई दुरुस्त नहीं। और दूसरी बात कि ये दोनों क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, एक तो ऑफ कोर्स बाबर का तो हमें पता चल रहा है, एक तवील अरसे से वो उस शेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे, जिसके अभी आपने इंट्रो में एग्जांपल भी दी कि आमिर उसको मुसलसल आउट कर रहे हैं। आमिर हालांकि अब ढलती हुई एज में है, सिर्फ लीग्स ही खेलते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं वापस आता हूँ, तो जो मुझे जहां तक लगता है, आई एम नॉट श्योर, आप ज्यादा करीब रहते हैं, आपको पता होगा हल्कों से, कि जो साइम अयूब है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो निगल कैरी कर रहे हैं, जो इंजरी से वापस आए हैं, और फिर आपको पता है कि ये लुक्रेटिव पैसों वाली लीग्स होती हैं, तो यहाँ पर कोई भी बाहर बैठना पसंद नहीं करता। इंटरनेशनल लीग में, सॉरी मैचेस में तो बैठ जाते हैं बाहर, पूरी चैंपियन ट्रॉफी बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन जो ही पीएसएल आईपीएल वगैरह वगैरह जो भी कोई लीग्स आती हैं, तो कोई भी बाहर बैठना पसंद नहीं करता। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसी के साथ ही खेल रहे हो और उन्होंने ना बताया हो, या मैनेजमेंट ने खुद से छुपा लिया हो कि कोई बात नहीं, हमारी इसके बगैर हमारी टीम अधूरी है, तो उसको हमने खिलाना ही खिलाना है, और उसी वजह से वो दोनों सफर कर रहे हो, एक इंजर्ड हो और दूसरा वैसे आउट ऑफ फॉर्म हो, तो दोनों को मिला के फिर रिजल्ट तो यही निकलेगा। बाकी नहीं बात करी वो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से एग्री हूँ, पर यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन या कैप्टन डिसीजन, ये दोनों की बड़ी ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, जो बेंच बैठी हुई है बाहर स्ट्रेंथ के लिए, सारे टॉप लेवल लोग हैं, अकरम है, इंजमाम है, बाकी लोग हैं, उनका काम है ना यार। मैच ओवन आपने बताया, हारिस आपने बताया, यार चेंज कर लो ओपनिंग जोड़ी, इन दोनों को ज़रा आगे पीछे कर लो, बाबर चौथे पे आ जाए, वन डाउन खेल ले। वो साइम खेलता भी रहा है, कोई ऐसा नहीं कि साइम ने वन डाउन कभी नहीं खेला, तो वन डाउन खेल ले साइम चौथे पे आ जाए, बाबर वन डाउन खेल ले, तो आप हारिस और मैच ओवन को ऊपर लें। ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है कि आपके मैचेस थोड़े बेहतर इसलिए नज़र आ गए कि मुल्तान सुल्तान बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, कोयटा भी एक जैसा कर रही है, कराची थोड़ा सा बेहतर हो गई थी बीच में, कराची भी वैसी। अब मसला है तीन टीमें बॉटम पर है ना, तो आपने थोड़ा सा खेलना है, ऊपर आ जाना है, लेकिन आगे क्या होगा? देखिए अरसलान भाई, इस वक्त मुल्तान बॉटम पे है,
तो पेशावर भी बॉटम पर ही है, 6 में से सिर्फ 2 मैच जीते हुए हैं। तो 2 मैच जीतना इतनी बड़ी टीम के लिए नाकाफी है। जिससे जैसे आपने थिंक टैंक की एग्जांपल दी, इतने बड़े लोगों को आपने साथ रखा हुआ है, तो वो कहीं नजर क्यों नहीं आता? मैच हार जाना नहीं प्रॉब्लम होता, मैच हार जाती टीम, ज़ाहिर है दो टीम खेल रही, कोई एक ही जीत सकती है। लेकिन आप मुसलसल, जो हमने बात की ना गड़े वाली बात, कि वो उसी की तरफ, वो आप रिजल्ट सेम इसीलिए ले रहे हैं कि आप वही सोच रहे हैं, सेकंड टाइम फिर वही सोच रहे हैं, थर्ड टाइम फिर वही सोच रहे हैं। आपको जब पहले दिन हमने ये बात की थी कि आपने गलत स्पिनर्स की पिक की है, अब देख लीजिए, अब इनको यही समझ नहीं आता कि आरिफ को खिलाना है, महरान तो खैर वैसे ही नहीं खेल रहा, आरिफ को खिलाना है या सुफियान मुकीम को खिलाना है, 1 बाय 1 को खेले थे। यार लगता है कि उससे पहले खुद से टॉस करते हैं कि आज इसको खिला लेते हैं, चलिए आज इसको नहीं, आज इसको खिला लेते हैं। तो आरिफ की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद उसको बाहर बैठना पड़ गया। तो मतलब उनकी अपनी जो क्लैरिटी है थिंक टैंक की, वो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती। उससे बेहतर है कि अब देखिए कोयटा सिर्फ कबरार के साथ जा रहा है ना, जैसा भी है वो अच्छा है बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो एक क्लैरिटी के साथ कॉम्बिनेशन को जा रहे डिस्टर्ब हैं। नहीं कर रहे, कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। वसी वापस Combination को आते हैं इस disturb पे। 38 रन ओपनिंग जोड़ी। मैं जरा एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, वापस आऊंगा, इस पर भी बात करूंगा। बाबर आजम, 2 मैच हुए यार कोयटा के अगेंस्ट, दोनों मैचेस में मोहम्मद आमिर, क्या ज़बरदस्त मोहम्मद आमिर की डिलीवरीज हैं भाई। अच्छा बॉलर एक आपके सामने आया तो पता लग गया, आप माने या ना माने मोहम्मद आमिर एक क्वालिटी बॉलर है, बाकी चीज़ें उसकी कता नज़र, लेकिन ही इज़ अ क्वालिटी बॉलर। आप उसके पर्सनल इन सब को छोड़ दें, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो क्वालिटी बॉलर ने दोनों बार आपको पकड़ लिया, अंदर आती गेंद आपसे खेली नहीं गई, और मैं तो हैरान हूँ 150 की बॉल भी नहीं थी यार, दोनों बार एक तरह आउट होना, ये एक थोड़ा सा आपके लिए भी सोचने की बात है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। वसी, 38 रन ओपनिंग जोड़ी, बाबर आजम का बार बार या 2 बार एक ही तरह से आउट होना, ये बड़ा अलार्मिंग है यार। और फिर मोहम्मद आमिर आउट करके आपके सामने एक वॉर हो रही है, उससे विन भी कर रहे हैं। सर सबसे पहले तो ये है कि साइकोलॉजिकली बाबर आजम प्रेजेंट नहीं नज़र आ रहे होते ग्राउंड में। मैंने पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पिंडी स्टेडियम में लाइव मैच देखा और उन्होंने एक डॉली मिस कर ली। कल 2-3 चौके उनकी बॉडी के नीचे से गुजर गए। इट्स अनलाइक बाबर आजम। बैटिंग को तो छोड़ ही दें, बुरा पैच अच्छा पैच आता रहता है, बट फील्डिंग इज़ समथिंग कि जिसमें आप, अब जोंटी रोड्स हैं उनको आप फील्डिंग से जानते हैं। मोहम्मद कैफ इंडिया की टीम में फील्डिंग की वजह से खेलते रहे, और साइकोलॉजिकली जब आप प्रेजेंट, आपको मजे की बात कहूं, शादाब के नाकिद भी हमेशा ये कहते रहे कि भाई यार फील्डिंग तो बहुत अच्छी करता है, और फील्डिंग की वजह से वो हमारे 15-20 रन भी रोक देता है। एग्जैक्टली। और कल 2 चौके तो बाबर आजम ने, जो शोर शॉट रुकने वाले चौके थे वो उन्होंने छोड़ दिए। उससे प्रेशर भी पड़ता है बॉलर के ऊपर, और फिर जब वही बंदा कप्तान हो जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली ग्राउंड के अंदर ही ना हो, सिर्फ फिजिकली हो और इमोशनली और मेंटली ग्राउंड के अंदर ना हो, तो फिर उसके टीम के ऊपर यही ट्रांसलेशन आती है। जिस तरह आपने 2-3 बार इस चीज़ को कहा कि जैसे 150 तक रोक सकते थे, लेकिन वो कैप्टेंसी डिसीजंस इस तरह हुए कि वो 170 हो गया। और जब 170 हो जाता है और फिर उसके बाद आपको आमिर का पहला स्पेल खेलना पड़ता है, तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। और आमिर ने कल जो बॉल किया बहुत अच्छा, मुझे 2017 रोहित शर्मा वाला बॉल याद हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी वाला। जी बिल्कुल। लेकिन यह है कि आप ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि आप फंस रहे हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, आप उस पर फंस रहे हैं। और इसकी यार लेग स्पिनर राइट आर्म भी हो, राशिद फंसा लेता बाबर को। ये और दूसरी एक और चीज़ जो आप बात कर रहे थे, मैंने सुफियान मुकीम के लिए लास्ट वीक बात भी की इसी प्रोग्राम में, शायद उन्होंने बात तो मान ली, लेकिन थिंक टैंक की बात है, एक और बात है, हफीज़ अमान साहब भी इस पर ऐड करें तो वो होगा कि सुफियान मुकीम को इन्होंने कल खिलाया, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और 3 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं टॉप ऑर्डर में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। तो आप जब लेफ्ट आर्म को एक्सपोज करेंगे लेफ्ट हैंडर्स के सामने, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इन चीज़ों को थिंक टैंक को सोचना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बैठे हुए सोच सकते हैं कि ये चीज़ इस ऐसी कॉम्बिनेशन के साथ इस तरह जाना चाहिए था, तो आरिफ याकूब जो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, सब कुछ है। अच्छा फिर तो मुसलसल खिला रहे हैं यार उसको, आप एकदम कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा चले, सुफियान मुकीम को खिलाया आपने, अच्छा किया, और स्कोर भी एक टाइम पे डॉक्टर साहब कम हो रहा था। पहले ज़रा आमिर वर्सेस बाबर इस पे बात करूंगा, फिर मैं ये जो 141 से अचानक एक्सेलरेट करके 178 पे गया ना, जहां पर लूज बॉलिंग हुई, इस पर भी थोड़ी बात करूंगा। ये बाबर वर्सेस आमिर, क्या मामला है डॉक्टर साहब? सर मुझे लगता है कि बाबर जो है ना, वो आमिर के सारे टीवी प्रोग्राम जरूर देखते हैं।
उसका प्रेशर नजर आ रहा है उस पर। हालांकि मेरा ख्याल था और मुझे लगता भी यही था कि इनको नहीं देखना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि द रीजन इज कि मैं अब रियली सीरियस, मजाक बरतरफ, रियली उसकी वजह है कि जब आमिर की बॉडी लैंग्वेज आप देखते हैं, जब आप प्रोग्राम में बात करते हैं, रिगार्डलेस आप उसे मुत्तफिक हो या ना हो, वो बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हैं। बहुत सारी बातों से मुझे भी इख्तिलाफ है उनके, लेकिन वो जो बात कर रहे होते हैं ऐसा लगता है कि या ही मीन्स इट। और जब आप बॉलिंग की बात भी कर रहे हैं, बॉलिंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं प्रोग्राम में खड़े होकर टीवी शो में, तो आपको पता चलता है कि हाँ यार, ही नोज कि मुझे मैं क्या बात कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें होती है जैसे अनक्लियर होती है, बहुत सारे एनालिस्ट की बातें क्लियर नहीं होती। तो मुझे कभी आमिर की बात में इबहाम नजर नहीं आया, और यही चीज उसने टीवी में बैठ बैठ के बाबर को इतना प्रेशराइज कर दिया है कि बाबर को लगता है कि मैंने आउट ही होना है। जो अभी वसी ने बात की ना, साइकोलॉजिकल वो मेंटल लॉक इतना ज्यादा हो गया बाबर का कि अब उनको लगता है कि अगर आमिर आ गया ना तो मेरी मतलब जान बख्शी नहीं होगी। नहीं तो डॉक्टर साहब, उससे मैं निकल देखें मतलब इस पर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है मेरा। अच्छा, हम एक और दोस्त बड़ी देर से हम उनका वेट भी कर रहे थे, फाद लियाकत ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं ज़रा ये जो बाबर वर्सेस आमिर, इसके थोड़ा सा डिफरेंट परसेप्शन पे थोड़ी सी बात करूँगा। ये डिफरेंट परसेप्शन ये कि यार आप दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं, आमिर प्रेजेंटली दुनिया के नंबर 1 बॉलर नहीं है। अगर आप साइकोलॉजिकल ये प्रेशर ले रहे हैं कि यार मैं आमिर से आउट हो रहा हूँ, तो ये आप इंडिविजुअली हो रहे हैं। वरना विराट कोहली एक बहुत बैड फेज में, बहुत बैड फॉर्म में रहा, लेकिन हम सब ने देखा किसी एक बॉलर के हथे नहीं चढ़ता था वो। शाहीन उसको आउट नहीं कर पाया जब भी उसको मौका मिला। उसने हमारे अगेंस्ट उस बैड पैच, बैड फेज में 50 की। उसने हमारे अगेंस्ट हारिस रऊफ को बैड पैच, बैड फेज के अंदर छक्के मारे। ये जो साइकोलॉजिकल होता है ना, ये इसलिए होता है सर कि आप अपने दाएं बाएं ना, उल्टे हाथ और सीधे हाथ, इन दोनों की कोई पोजीशनिंग चेंज नहीं, कोई माहौल चेंज नहीं करते। आप उन्हीं दोनों की बात सुनते हैं जो आपके दाएं बाएं होते हैं, तो आप सारी ज़िंदगी उस एक माहौल से बाहर नहीं आते। माहौल से बाहर आना पड़ता है, इस पर काम करना पड़ता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्या कहेंगे इस पर? फहद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। फहद, थैंक यू सो मच यार, बड़ी देर से वेट कर रहे थे। फहद पाकिस्तान अंडर-19 खेल चुके हैं, बड़े शानदार साबिक क्रिकेटर है, डोमेस्टिक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, फिर स्पोर्ट्स गुड्स के साथ इनका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है। तो फहद कैसे हैं? सर ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस ज़बरदस्त, आ गए, पहुंच गए यार। शुक्रिया, एक तो लाहौर से आप आए और हमारे शो के लिए आपने ज्वाइन भी किया, और चूंकि आप खुद क्रिकेटर हैं, मुझे बताएं फहद, ये जो बाबर वर्सेस आमिर है, इस पे बहस चल रही है जी। बीइंग अ क्रिकेटर, और आपने तो इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेली, तो बीइंग अ क्रिकेटर क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है यार बाबर आजम का? सर बाबर जो है ना, उसको थोड़ा सा अपनी टेक्निक पे काम करने की ज़रूरत है। देखें, बैड पैच सब प्लेयर्स पे आते हैं, सही है, बड़े से बड़े प्लेयर्स पे भी आते हैं, लेकिन वो बैड पैच के कई वजूहात होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी कभी फॉल कर रही होती है, आपका हेड फॉल कर रहा होता है। मैं तो ये हैरान हूँ कि अब आपने देखा इतने कोचेस की टीम, इतने एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट साथ बैठे होते हैं, हम चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, मैं हैरान हूँ कि वो नोट नहीं कर रहे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, हमारे लिए भी है। अब देखिए कल क्यों आउट हुआ वो, जिस तरह एक नया बच्चा नहीं होता, वो एक मिसाल देते हैं, कैंची बनी बाबर की, क्रॉस। अच्छा, बाबर अब आमिर को इतने सालों से खेल रहा है, बाबर को ये पता होना चाहिए कि आमिर के पास है ना एक ही बॉल है, अंदर बहुत अच्छा लाता है। मैं अग्री। ठीक है, आपको उस अच्छे बॉल के लिए तैयार होना चाहिए। लूज बॉल मिल जाता है, जब आप बॉलर का अच्छा बॉल रोक लेते हो या खेल लेते हो, तो लूज बॉल वो खुद करता है बॉलर। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। अग्री। और इतना बड़ा प्लेयर होने के बाद भी मैं आपको बताऊं, बाबर की थोड़ी सी फॉर्म लगी है। कल जो उसने आते ही 2 चौके मारे हैं, ठीक है ना, उससे पहले 50 भी अच्छी की है, 50 भी अच्छी की है। बाबर को ना थोड़ा सा शफल, अब देखिए मैं जो T20 क्रिकेट है ना अरसलान भाई, आपको पता है इट्स टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू वनडे और टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, दिस ट्रिगर मूवमेंट इज गुड where ball is swinging a lot when you have the time to survive, but this trigger movement is not that workable in T20। आप उठा के देख लें, बड़े प्लेयर इस वक्त जो T20 के अच्छे प्लेयर्स हैं, वो ट्रिगर मूवमेंट या शफल नहीं कर रहे हैं, वो मिडिल स्टंप का गार्ड लेते हैं और ऑफ स्टंप तक उसको कवर रखते हैं, हिट्टे मारनी है। बाबर टेक्निकली बड़ा अच्छा बताया, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ। बाबर जो है ना अपनी उसी टेक्निक पे खेली जा रहा है,
ये वनडे के लिए बेहतर हो सकती है, टेस्ट के लिए बेहतर हो सकती है, बट आई एम सॉरी टू से दिस टेक्निक नॉट गोना वर्क इन T20। एक मिनट देंगे मुझे फहद। अच्छा वसी, क्रिकेट आप खेल रहे हैं, अभी डोमेस्टिक खेल रहे हैं, प्रेसिडेंट ली हैं, डॉक्टर साहब ने बड़ा लंबा माशाल्लाह अंपायरिंग कर रहे हैं, आप सारे हजरात फील्ड में भी क्रिकेट से जुड़े हैं। वैसे जो बात फहद कर रहा है मैं 100% एग्री हूँ। देखिए कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो पकड़ी भी जाती, अब बाबर पकड़ा गया कुछ चीज़ों पर, तो क्यों वो इतना बड़ा प्लेयर है जो आपने ये फ्लॉ, यार दो चीज़ें होंगी, दो या तीन, ज़्यादा नहीं होंगी टेक्निकली, जिसको ठीक कर ले तो फिर सारे कहना शुरू कर देंगे यार बाबर तो अब पकड़ा ही नहीं जा रहा। बस ही तो देखें जिस तरह वो लास्ट नाइट आउट हुए, इसी तरह वो अर्शदीप सिंह की बॉल पे MCG में भी आउट हुए थे। बहुत ये अच्छा, फ्लिक इनका प्रॉब्लम रहा है। उस दिन भी ये फंस गए थे जो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, इन्होंने पहली ही बॉल पे चौका मारा, वो स्पीड थोड़ी सी स्लो थी तो वो खेल गए। लेकिन अर्शदीप से भी उसी तरह आउट हुए, यहाँ पे भी इसी तरह आउट हुए, और फ्लिक इनका प्रॉब्लम करता ही है। जब थोड़ी सी स्लोअर बॉल हो तो मैनेज हो जाती है, लेकिन तेज़ बॉल इनसे मैनेज नहीं हो रही। और इसके लिए यही है, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं। जब वो लेग स्टंप का आप गार्ड लेते हैं तो वो ट्रिगर मूवमेंट करके आप बिल्कुल सामने आ जाते हैं और कैंची बन जाती है। वो क्रिकेटिंग वर्ड्स में वो कैंची होती है कि आपके टांगे इस तरह बिल्कुल हो जाती है, हेड फॉल, तो हेड फॉल करता है। तो जब आपकी बॉल पर से नज़र हटती है, और एक और चीज़, इससे पहले का एक थोड़ा सा इंसिडेंट जो उनके सर पे बॉल लगा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब आमिर ने पहले ही ओवर में उनके सर में बॉल मारा तो उसके बाद भी उनको शैटरिंग हुई होगी कि यार सर मैं आपकी बात से एग्री हूँ। बैट्समैन के सर पे बॉल, ब्राइन लारा जैसे कि सर पे भी लगा, सचिन के भी लग गया, ये सब कुछ हो गया। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, सचिन के सर पे बॉल लगा था, उसके बाद 92 रन किए थे, और दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर का बॉल लगा था शोएब अख्तर का, और उसने 92 रन किए थे। उससे अगला बॉल शोएब अख्तर ने मुंह पर किया था, सचिन ने अपनी बॉडी को थोड़ा सा बैक करके ऑफ साइड पे ब्लेड के साथ छक्का मारा था, अगर आपको याद हो तो। सर ये बड़े प्लेयर और बहुत बड़े प्लेयर में फर्क होता है। ये सचिन का, गैरी कर्स्टन की बात कर लें आप, मतलब कौन सा बड़ा ऐसा बैट्समैन है दुनिया का जिसको बॉल नहीं लगा होगा? शायद ही कोई ऐसा हो, बहुत ही कम होगा सब। और जब से हेलमेट आया तब तो लोग थोड़े से और भी हो जाता है कि खैर लग भी गया तो कोई बात नहीं, वो ज्यादा दलेरी से खेलने लगे। लेकिन फर्क बेसिकली ये है कि जो मैं इससे आपकी बातों से, दोनों की बातों, फहद की बात से भी और वसीम की बात से भी डिसएग्री नहीं कर रहा। ये टेक्निकली बहुत अच्छी बातें लग रही हैं, सुनने को भी अच्छी लगती हैं और सेंस भी करती हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन जो मेरा इख्तलाफ थोड़ा सा वो ये है कि अगर बाबर को मैं, फहद, वसी, अरसलान या बाकी जितने भी सारे के वो बताएंगे। अब आपने जैसे कहा कि उन्होंने फौरी तौर पर एडजस्टमेंट की सचिन ने, और उन्होंने छक्का मारा, तो ये एडजस्टमेंट विद इन द, याद होगा, बल्कि मुझे एग्जांपल याद आ गई, अपने शाहिद अफरीदी को लगा था जब बॉल, और वो सर पे भी लगा था, वो तो सीधा उनके यहाँ लगा था, धप धप करके लगा था। उसके बाद बॉलर की कमबख्ती आ गई थी, उसके बाद बॉलर की कमबख्ती आ गई थी, बॉलर की कमबख्ती आ गई थी। तो आपको वहां पे बजाय नीचे लगने के आपको ऊपर आना है, बढ़ना है। टेक्निकल बातें सारी अच्छी होगी, बहुत खूबसूरत होंगी, एक इंच आगे खड़े रहने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं ये जो टेक्निकल चीज़ें, ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये वो चीज़ें जो अभी हमारे क्रिकेट में प्रिवेल कर रही है, नज़र आ रही हैं। मतलब इसकी और बहुत सारी मिसालें हैं। बहुत अच्छी मिसाल एक इंजमामुल्लाह को कर्टली एम्ब्रोज का वो टेस्ट मैच है, बड़ा मशहूर व मारूफ, जिसके अंदर कर्टली एम्ब्रोज ने 2 बाउंस मारे, एक करीब से गया, एक हेलमेट की बिल्कुल एज पे लगा, तीसरे में उसने थ्रो करके बाकायदा प्रेशराइज किया। चौथी बॉल, 5वीं बॉल और 6ठी बॉल 2 छक्के और 1 चौका लगा कर्टली एम्ब्रोज को। तो ये कर्टली एम्ब्रोज जैसे बड़े बॉलर, कॉटनी वॉश जैसे बड़े बॉलर्स, इन लोगों की पिटाइयाँ होते भी हमने देखी हैं। और हमने दुनिया के अच्छे से अच्छे प्लेयर, रिची रिचर्डसन जैसा प्लेयर जो हेलमेट भी बड़ा कम बेशी पहनते थे, उनको बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स को फेंटा लगाते देखा है, बड़े ज़बरदस्त तरीके। लेकिन ये बैट्समैन जो होते हैं या बॉलर होते हैं, ये अपनी स्ट्रेंथ होती है साइकोलॉजिकल हर बंदे की, और एक अलग लिमिट होती है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और बड़ी ही मज़ेदार टेक्निकल डिस्कशन भी हो रही है, चूँकि क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं, अंपायर, और ज़ाहिर है अंपायर भी ऑन फील्ड काम कर रहे होते हैं, तो बड़ी टेक्निकल चीज़ें कि वजह क्या हो सकती है। बहुत अच्छी फहद ने बहुत मज़ेदार सी चीज़ हमें बताई कि हेड का फॉल होना, बॉडी और आपकी जो लेग्स हैं उन दोनों की मूवमेंट बड़ी डिस्टर्ब हो, जैसे वो कैंची क्रिकेटिंग टर्म में कह रहे थे, तो हम कहते हैं क्रॉस लेग्स बनाकर खेलना। तो ये बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा हम इस पर बात करें। यार कोई भी प्लेयर हो, एक जैसे माहौल में रहे ना, मतलब चंद लोगों के बीच में, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा तो आम इंसान के साथ भी होता है, एक जैसा माहौल उसको ज़हनी तौर पर
पस्त कर देता है, फिर उसको ज़रा छुट्टियां या बाहर देखने की ज़रूरत पड़ती है। क्रिकेटर के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। अरसलान भाई, पहले तो हर जगह आपने अंपायर का जिक्र किया, तो बिल्कुल जहां से मैं देखता हूं यानी कि स्टंप के पीछे से वहां कोई और नहीं देखता। आप टीवी पर जितना मर्जी देख लें, वहां पर हमने देखा कि बड़े बड़े प्लेयर्स जब थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है या वो अग्रेशन का माहौल क्रिएट होता है तो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, वहां कोई साइकोलॉजिकली वो अपना स्पोर्ट्स डॉक्टर साहब इसीलिए तो आपको देख के तो हमने अलीम डार को लगा दिया उसमें सिलेक्शन में। सर तो मतलब वहां पर लोगों को कोई आगे बताता नहीं है, बाहर से मैसेज नहीं आता, वहीं पे वो बैट्समैन एडजस्ट करता है। और मैंने अक्सर देखा है कि जो बैट्समैन जरा सा एक दफा नीचे गया वो फिर उधर ही उसी ओवर में उभर के सामने आता है वापस, जिसकी बहुत सारी मिसालें आपने दी। ये खैर एक सेपरेट बात है। अभी मैं वापस आता हूँ जो आपने बात की, ये तो सर हमको 100 प्रोग्राम हो गए मेरे कम से कम जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाबर को ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक ये नहीं, बिल्कुल क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए, महीने के लिए, जितना वो खुद समझते हैं, बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए। और मुझे यहां तक लग रहा है, इफ आई एम नॉट, अल्लाह करे मैं गलत हूं इस मामले में, कि उनके गिर्द गिर्द जो आपने बार बार बात कर रहे हैं ना, उसके माहौल की बात, शायद घर में वो शायद उतना उनको या आसपास का जो बहुत क्लोज सर्कल है उसका, उसको वहां से इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिलती, शायद नेगेटिवली ज्यादा फीड की जाती है चीजें जो भी टीवी नहीं शोज सर, एक जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, जब आपको कुछ बेहतरी करनी होती है ना, तो आपकी सोच जो है ना वो फिर आपकी प्रोफेशन के मुताबिक होनी चाहिए। मैं कई बार लातादाद मिसालें बार बार आपके सामने दे चुका हूँ। मैं पाकिस्तान में भी दे सकता हूँ, मैं यूनुस खान की मिसाल दे सकता हूँ। यार एयरपोर्ट से बंदा उतरता है और फौरी तौर पर वो कराची में रहने की बजाय वो 4 महीने का एक बड़ा लंबा टूर मार के आ रहा होता है, एयरपोर्ट से उतरता है, हबीब बैंक का मैच होता है, वो सब छोड़ छाड़ के हबीब बैंक के मैच में चला जाता है। यार बहुत बड़ी बात है। सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा टूर खेल कर आते हैं और एक नॉर्मल मुंबई का मैच होता है, कितना बड़ा वर्ल्ड कप का टूर, वो नॉर्मल मुंबई के मैच में चले जाते हैं। रोहित शर्मा, सर ये मिसालें हमारे पास मौजूद है। वसीम अकरम, इवन वसीम अकरम को पीआईए के मैच खेलने के लिए फौरी तौर पर बुला लिया गया। बहुत सारे लोग हैं। फहद, ये जो मिसालें हमारे पास मौजूद है, कुछ मिसाल देना चाहता हूँ आपको। आपने बड़ी अच्छी बात की इस्लाम भाई कि यूनुस खान उतरा और हबीब बैंक का मैच खेलने चला गया। मैं आपको ऐसी ऐसी मिसालें दूंगा कि आप इससे भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इजाज़ अहमद एंड शुएब मलिक, ठीक है, दे यूज टू प्ले देयर जो क्लब क्रिकेट है फ्रॉम सियालकोट, ठीक है, और हम सेम टीम में थे, मैं कैप्टन था। शुएब वॉज सो कीन, शुएब वॉज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जो होती है हर शहर की, हम लोग जब फाइनल में पहुंच जाते थे ना, तो शुएब फाइनल रुकवा देता था। वो अपनी डेट्स चेक करता था, अगर वो बाहर है कि मैंने आगे फाइनल खेलना है, मैं क्लब मैच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इजाज़ भाई को, जायद फजल को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, फॉर्म नहीं लगी, दे बैक इनटू द क्लब क्रिकेट, क्योंकि आपकी बेस जो है जहाँ से आप बनते हो वो क्लब क्रिकेट है। ना वो ग्रेड 2 है, ना वो अंडर 19 है, ना फर्स्ट क्लास है, ना बैंक है, ठीक है, वो है क्लब क्रिकेट। अपने नेट में आओ, 200 गेंदे खेलो, 400 गेंदे खेलो। देखिए एक प्रैक्टिस होती है, कैंप लग गया या एकेडमी लगी हुई है, जब बंदा फंसता है ना, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं अग्री हूँ, उसी से हम सारी जिंदगी हमने ये की है। अच्छा, ये नहीं, अगर मैं आपकी बात से लूँ कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में वसी हमारे ये अच्छे क्रिकेटर नहीं जा रहे, 2018 के बाद से तो मुझे ना शाहीन नजर आया, ना रिजवान, ना बाबर, ना ये सारे लड़के। शादाब को भी एक जाके खेलना पड़ा, लेकिन शादाब ने उसमें भी कहीं बॉलिंग नहीं की, कहीं बैटिंग पे पीछे रहा, कहीं फील्डिंग नहीं की, तो बहरहाल नहीं खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। इसका नुकसान हम देख रहे हैं। सर शुएब मलिक की इन्होंने बात की, जब वो कप्तान थे वो तो खेलते ही थे, वो अब भी हम कहते हैं ना उनकी फिटनेस का क्या राज है। फिटनेस का राज है ग्राउंड के साथ जुड़े रहना, सिंपल इज़ दैट। ये वन लाइनर है। और वो आज भी इसी तरह क्लब क्रिकेट का मैच कोई मिस नहीं करते। और जब वो पाकिस्तान में, ऑब्वियसली उनकी और भी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, तो जब वो सियालकोट में होते हैं या लाहौर में होते हैं इवन, तो वो LCCA या किसी भी ग्राउंड में वो क्लब क्रिकेट का मैच आज भी खेलते हैं। और दूसरी बात ये कि सर सबसे बड़ी बात ये, हम डोमेस्टिक क्रिकेट से ज़्यादा अगर ग्रास रूट लेवल पे बात करें ना, द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे क्लब क्रिकेट में मैंने आज तक कभी भी 50 ओवर का मैच नहीं खेला। 40-35, 35-40, 35-40 ओवर का मैच होता है।
उसमें आप क्या टेम्परामेंट बिल्ड करेंगे? आप बॉलर से 35 ओवर का मैच है तो मैक्सिमम एक बॉलर 7 ओवर करेगा। कि शायद अब बेहतर हो गया होगा, जब मैं क्लब क्रिकेट Never. खेलता तब भी यही होता Never. था, कभी 35 40 कहते थे, कभी 30, कभी 35, ऐसे ही होता और दूसरा पिचेस के हालात इस तरह हैं अक्सर तो सिमेट्रिक पिच है। बिल्कुल। और चलें थोड़ा बेहतरी आई है इस्लामाबाद की हद तक, और तो बैकग्राउंड अब जैसे मैं मानसेरा से हूँ तो मानसेरा में कोई ग्राउंड नहीं है, एक ग्राउंड भी नहीं है। हमारे मानसेरा के लड़के ट्रायल्स देने, पीसीबी के ट्रायल्स देने वो एबटाबाद आते हैं। तो ये हालात हैं। इस्लामाबाद में फिर भी है, लेकिन उसके बावजूद कोई पुरसान हाल नहीं है। और 35 ओवर और 40 ओवर्स के मैचेस खेल खेल कर आप कभी भी टेम्परामेंट और बड़े वो नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि कोहली ने जब उन पे बैड पैच आया तो वापस गए, उन्होंने क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, काउंटी क्रिकेट खेली, और उन्होंने जब कम बैक किया तो अब देख लें कि उन्होंने एक साल में तकरीबन 10 सेंचुरियाँ कर ली हैं। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि बाबर आजम को वापस जाना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, पाकिस्तान की काउंटी का एक सीज़न खेलें, यही क्रिकेटर के लिए ये ब्रेक होती है। रिजवान को भी जाना चाहिए, रिजवान की भी उस तरह की कंसिस्टेंसी देखें, 76-100 कर देने से मैच नहीं जीत पा रहे, काफ़ी अपने आप को रिवैम्प, कैप्टनसी भी जाके वहाँ पर प्रैक्टिस हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, ये इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे ज़्यादा बात हो रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन मैं दोनों दोस्तों की बात से बिल्कुल एग्रीड हूँ। वो ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट तो आप उस वक्त खेलते हैं जब उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। बेसिक क्रिकेट तो आप शुरू करते हैं अपने क्लब से, वो जो आपका लोकल क्लब होता है, यूनिवर्सिटी का क्लब है, या मतलब जो भी मोहल्ले का क्लब है, या जो रजिस्टर्ड क्लब है, या इवन अनरजिस्टर्ड क्लब है, जहाँ से आप पहली दफा बैट पकड़ना सीखते हैं। और वहां आप वो सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जो आपको उस क्लब का ओनर या उसका मैनेजर या जो भी होता है, जो उसको चला रहे होते हैं अपनी जेब खास से, वो सारे का सारा आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको एक पूरा दिन फील्डिंग करना पड़ती है, बॉलिंग नहीं मिलती, बैटिंग नहीं मिलती, कुछ स्लोली ग्रेजुअली आप आगे जाते हैं। जब आप बड़े बन जाती है तो फिर आपका बड़ापन ये है कि आप वापस उसी जगह पर जाएं जहां पर आप 12वें प्लेयर के तौर पर खेलें। आप पानी पिलाएं, एक मैच में नहीं, 2 में, 3 में, आप गुड एग्जांपल सेट करेंगे अपने क्लब के अंदर कि बच्चे आपको फॉलो करेंगे कि हाँ जी, हमारा आज पाकिस्तान खेलने वाला, पाकिस्तान का कप्तान आके हमें पानी पिला रहा है, वक्फे में आके अंपायर्स के इजाजत से वो अंदर आता है, वो आके हमें पानी पिलाता है, या हमारे ग्लास लेके आता है अंदर। इसी तरह आप झाड़ू लगाएं वहां पर, आप उस पर रोलर करें, जो जुड़त की बात की है ना, उसके साथ ताल्लुक पैदा करने की ग्राउंड की, वो आपके इक्विपमेंट से पैदा होती है। ये नहीं होता कि आप आउट होकर गए, बैट आपने इधर उछाला, ग्लव्स आपने उधर उछाले, पैड उतार के फेंक दिए, गुस्सा किसी और पर था, बैटिंग पर था, निकाल किसी जूनियर प्लेयर पर दिया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको साइकोलॉजिकली गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। और मुझे रिजवान की भी कुछ चीजें ऐसी नजर आ रही हैं, अगर उसका चेहरा आप देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको बीइंग कैप्टन, बीइंग बड़ा प्लेयर ऐसी नहीं करनी चाहिए, जो रोल मॉडल एग्जांपल अच्छी नहीं है जूनियर्स के लिए। अच्छा तो डॉक्टर साहब, आपने चूंकि हम ना कल भी इस पे थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, आज का मैच है नहीं है तो कल हम जरा इस पे और भी बात कर लेंगे। फहद, ये बताएं किस टीम का पलड़ा इस पीएसएल में आप सबसे बेटर देख रहे हैं? सर अभी तक तो इस्लामाबाद का देख रहा हूँ, आगे भी यही कंटिन्यू करेगी? बिल्कुल, क्योंकि कम्बिनेशन अच्छा बन गया है और अब यहाँ और डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं वो, डिस्टर्ब भी नहीं, और यहाँ पहुँच के मुझे नहीं लगता कि उनको गिरना चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई रखना चाहिए। बात कम्बिनेशन की होती है। देखिए हमारी पाकिस्तान टीम में प्रॉब्लम क्या आ रही है, सबसे बड़ी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, और कॉम्बिनेशन बनते हैं आपको थोड़ा परसिस्टेंट होना पड़ता है। जब व्हेन यू कीप ऑन चेंजिंग द प्लेयर्स यू कैन नॉट मेक अ गुड कॉम्बिनेशन। जबरदस्त। वैसे क्या कहेंगे इस्लामाबाद ही? थोड़ा सा मैं हफीज़ अमान साहब की बात पे जल्दी से वो करूँगा कि हमारे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं क्लब में, मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, हमारे क्लब और ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, कि अगर वो रीजन खेल लेना सर तो 9 बजे का टाइम हो तो वो 10 बजे ग्राउंड में आते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ का मसला होता है। और दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही है, और जिस तरह हम क्वेटा ग्लेडिएटर को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वो 2 मैचेस जीती है, अच्छे मैचेस जीती है, और इट इज़ अ टीम टू लुक फॉरवर्ड। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे इस्लामाबाद के, हैदराबाद, कराची के कुछ लड़के जो पाकिस्तान से खेले, वो जब मैच होता था ना तो वो 11-12 बजे आराम से आते थे, कहते थे क्या आया है, वो कहते थे जी सर बॉलिंग होगी, चलो मेरे ज़रा 4-5 ओवर करने दो मुझे। वो डायरेक्ट जाते थे, 4-5 ओवर करते थे, बैग गाड़ी में रखते थे और निकल जाते थे, और फिर आते थे और जब कहते थे मुझे मैसेज कर देना जब बैटिंग आए। ये मैंने खुद देखा है, और फिर आज वो आपको नज़र भी नहीं आ रहे हैं, और बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उससे फिर बड़ी अजीब तज़ीक हो जाती है। फहद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वसी, थैंक यू सो मच आपका। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, थैंक यू सो मच सर, आपका भी। कल फिर होती है आपसे मुलाकात और कल मज़ीद करेंगे बात।